नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम लेटर वैदिक पीरियड जो है वो करने वाले हैं दोस्तों। और जिसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा आपका टाइम जो है वो रहेगा 1000 BC से लेकर 600 BC तक का टाइम, क्योंकि इससे पहले हम वैदिक पीरियड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं कि आर्यंस कहाँ कहाँ आए थे। अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करें दोस्तों, तो लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस की सेटलमेंट्स थी, यानी कि जो आर्यंस लोग थे वो कहाँ तक बस चुके थे। उन्होंने नॉर्थ इंडिया का पूरा इलाका घेर लिया था। और आर्यंस जो हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके ऊपर मैं ज़रूर आगे एक आने वाली वीडियो में ज़रूर ये क्लैरिफाई करूँगा कि आर्यंस विदेशी थे या भारतीय थे। तो जिस इलाके में वो लोग रहे थे दोस्तों, तो ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया था, जैसे ये अगर हम कश्मीर का मैप देखें तो ये वाला जो इलाका है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया वाला जो इलाका है ये वाला, यहाँ पर आर्यंस जो थे वो बस चुके थे। आर्यंस यहाँ पर सेटल हो चुके थे और इसी को बोला गया आर्यवर्त। तो भारत का एक नाम आर्यवर्त भी है, क्योंकि यहाँ पर आर्यंस रहा करते थे। अब जो आर्यंस थे दोस्तों, वो थॉरली जो थे एक ही जगह पर ज़्यादा बसे हुए थे, जो कि फर्टाइल लैंड था। उन्होंने कब्जा कर लिया था, एक तरीके से सबड्यू कर लिया था फर्टाइल प्लेन्स को, जहाँ पर भी खेती के आसानी से खेती हो सकती थी। और जहाँ पर जो बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कि यमुना, गंगा और सदानीरा, ये नदियाँ अपना पानी देती हों उन फर्टाइल प्लेन्स को, तो वहाँ पर उन इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब उन्होंने विंध्या पर्वत को भी क्रॉस किया और वो डेक्कन के रीजन में भी सेटल हो गए। तो डेक्कन के रीजन, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर विंध्या पर्वतमाला है। इस इलाके को पार कर इस डेक्कन के रीजन में ये लोग बसना शुरू हो गए, ठीक है। और ये गोदावरी नदी के नॉर्थ में भी बस गए, साउथ में डेक्कन तक गए। और जो गोदावरी नदी का उत्तरी इलाका है वहाँ पर ये लोग अपना सेटल हो गए। और ये एक बहुत ही पुराना मैप है, तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये महाभारत काल का जो है इलाका है, नक्शा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो विंध्या पर्वत है, मान लीजिए ये विंध्या पर्वत है, ये इलाका आपका विंध्या पर्वत है। इसको क्रॉस करके ये लोग दक्कन की ओर चले गए, ठीक है। बेसिकली ये है वह आपकी विंध्या पर्वत रेंज, मैंने थोड़ा ऊपर मार्क कर दिया, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इससे नीचे वाला जो इलाका रहेगा वो हमारा डेक्कन प्लेटू या डेक्कन पठार, दक्कन का पठार रहेगा। तो यहाँ पर भी आकर ये लोग बस गए दोस्तों। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जितना भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस था वो सब बनने लगा, क्योंकि पहली बारी जो बड़े बड़े किंगडम्स थे दोस्तों, जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, इन्होंने राजा को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया, बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, जो राजा है उसकी जो ताकत है, उसकी जो किंगशिप है, वो क्या होने लगी, वो हेरिडिटरी बनने लगी, यानी कि राजा का बेटा अब राजा बनेगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसकी ताकतें जो थी, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के लिए हो, चाहे वो रूल के लिए हो, शासन चलाने के लिए हो, उसमें उसकी ताकत जो थी वो कम्प्लीटली बढ़ गई राजाओं की ताकत बड़े बड़े किंगडम बनने से। आपको पता ही होगा दोस्तों कि किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस होता है। किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस होता है। अब किंगडम जो है दोस्तों वो एक छोटा सा राज्य है, जबकि एम्पायर जो है वो ऐसे बहुत सारे किंगडम्स को मिलाकर बनता है। ऐसे बहुत सारे आसपास के किंगडम्स को मिलाकर एक एम्पायर बनता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर जो राज करता है वो किंग कहलाता है, और यहाँ पर जो राज करता है वो एम्परर कहलाता है। एम्पायर पे जो राज करता है वो एम्परर कहलाता है, और जो किंगडम पे राज करता है वो किंग कहलाता है। तो एम्पायर जो होता है दोस्तों वो एरिया में बड़ा होता है किंगडम से, और ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि विधाता, सभा और समिति, ये तीन असेंबलीज थी, जहाँ पर अब
लेटर वैदिक पीरियड में विधाता जो थी वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी थी। अब इसका अस्तित्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता था, इसलिए धीरे धीरे उस समाज से गायब हो गई। लेकिन सभा और जो समिति थी, जो सभा और समिति थी, इन लोगों ने कंटिन्यू मीटिंग्स करते रहे ये लोग, लेकिन इनका जो कैरेक्टर था, यानी कि इनका जो मूल स्वभाव था, वो बदल चुका था। ठीक है, और अब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे मेजोरिटी के, यानी कि अब जो लोग चाहते हैं अपना सभा और समिति के माध्यम से नहीं बात कह पा रहे हैं। अब ये सिर्फ एक डिस्कशन फोरम बनकर रह गया है, एक डिस्कशन फोरम बनकर रह गया है, एक डिस्कशन फोरम बनकर रह गया है। यहाँ पर जो औरतों का स्टेटस था दोस्तों, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। पहले आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बात भी किया था कि औरतों को असेंबलीज को ज्वाइन करने का अधिकार था। अब औरतों को क्या बोल दिया गया कि आप असेंबलीज को का पार्ट नहीं बनेंगे, आप डिस्कशन का पार्ट नहीं, आपको परमिशन मिलेगा, आप कोई भी असेंबलीज अटेंड नहीं कर सकते। बिकॉज अब यहाँ पर नोबल्स और ब्राह्मणों का जो था वो डोमिनेशन शुरू हो गया था। ब्राह्मण्स और नोबल्स का जो था डोमिनेशन यहाँ से शुरू हो गया था। इसी दौर में पहली बार एक टर्म जो है वो निकल कर आया सामने, दैट इज राष्ट्र, जिसका मतलब था टेरिटरी या इलाका आप कह लीजिए। पहली बार ये शब्द जो था वो अपीयर हुआ इस पीरियड में, और इसी से आगे चलकर राष्ट्र बने। तो 4 वर्ण जो था बटा हुआ था हमारा समाज दोस्तों। अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा जो सोसाइटी था वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो दोस्तों थे वो आपको टीचर या थिंकर या विचारक के रूप में आपको याद रखना है। क्षत्रिय जो थे वो राजा वगैरह, लीडर्स वगैरह के रूप में थे, देखे जाते थे। और जो वैश्य थे ये प्रॉफिट माइंडेड, इसमें सब एग्रीकल्चरलिस्ट और सारे ट्रेडर्स, सारे मर्चेंट, सारे आर्टिसन सब इसी कैटेगरी में आते थे। ये सबसे ज़्यादा एक बड़ा पॉपुलेशन को फॉर्म करता था, ये वाला जो हमारा सोशल ऑर्डर था। और लास्ट जो था दोस्तों वो था शूद्र, जिनको वर्कर्स की कैटेगरी में रखा गया था वर्ण सिस्टम के हिसाब से, वर्ण सिस्टम। तो एक एक करके इन वर्ण सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों ब्राह्मण्स के बारे में। अब क्योंकि यज्ञ का, सैक्रिफाइस का जो एक बढ़ता हुआ या यूं कह लीजिए जो क्रेज था जो बढ़ता हुआ, इसने ब्राह्मणों की ताकत को और बढ़ा दिया। कुछ भी छोटी मोटी बात हो ब्राह्मणों को बुला लिया जाता था और यज्ञ वगैरह करवा लिया जाता था। तो यज्ञ कराना कोई बुरा नहीं होता, यज्ञ कराना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हर छोटी चीज़ के लिए यज्ञ करवाना भी ठीक नहीं होता। ठीक है, तो जो अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ रीति रिवाजों को परफॉर्म करते थे, ठीक है ना, जो भी ट्रेडिशन, जो भी परंपराएं थी वो उनके लिए उनको परफॉर्म करते थे। और जब शुरुआत होने लगी दोस्तों, जब शुरुआत का दौर था, यहाँ पर ब्राह्मण जो थे वो जो बड़ी बड़ी 16 क्लासेस को कैटेगराइज किया गया था प्रीस्ट्स में, ये ब्राह्मण जो थे उन्हीं एक कैटेगरी से बिलोंग करते थे। दे वर वन ऑफ द 16 क्लासेस। लेकिन बाद में इन लोगों ने समाज को ओवरशैडो कर लिया। ओवरशैडो का मतलब है क्या है, अपनी छाप छोड़ दी और सबको अपने सम्मिलित कर लिया। तो ये देखिए कैसे ये एक असली ब्राह्मण का एक वो है कि कैसे वो नेचर में रहता है कुटिया में, और बाकी सभी मोह माया से अलग अपना, ये देखिए कैसे वो लिखने की कला कर रहा है। दूसरा जो वर्ण है दोस्तों वह क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण बेसिकली दोस्तों योद्धाओं का वर्ण होता है, योद्धाओं का वर्ण होता है। यहाँ पर जितने भी राजा होते हैं, यहाँ पर जितने भी राजा होते हैं या जितने भी लड़ाके होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, इन सब से एक क्लास बनती है। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े रूलर्स थे वो सभी इसी क्लास से बिलोंग करते थे। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम मैं आपको बता दूं, हरि सिंह नलवा,
ये सिखिज़म में बहुत ही बड़े नाम रखे जाते हैं। हरी सिंह नलवा ये बहुत बहादुर थे, शेर से बेयर हैंडेड लड़ लिया करते थे। एक्चुअली ये उनका फ़ोटो नहीं है, बट हरी सिंह नलवा को एक बहुत ही बड़ा वॉरियर माना जाता था। और यही वो इंसान है दोस्तों जिन्होंने अफ़गानिस्तान, या आप ये कह लीजिए जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, इस इलाके में अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ था। ये बहुत बड़ा नाम है हरी सिंह नलवा। तो जितने भी राजा होते थे ये बहुत ताकतवर होते थे। आप जैसे देख सकते हैं कि कोई एक राजा है जो शेर से बेयर हैंड्स लड़ रहा है, बेयर हैंड्स, बिना किसी हथियार के लड़ रहा है शेर से। चलिए, तो जो दोस्तों अगला हमारा वर्ण है वो था वैश्य। अब जो वैश्य वर्ण है दोस्तों, ये हमारे जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट, जितने भी किसान हैं, जितने भी मवेशी पालक हैं, जो मवेशी पालते हैं, जानवर पालते हैं, दूध देने वाले जानवर पालते हैं, और जितने भी ट्रेडर्स हैं, आर्टिसंस हैं, आर्टिसंस जो हाथ का काम करते हैं, और जितने भी मेटल वर्कर्स हैं जिनको आप ब्लैक स्मिथ कहते हैं या आयरन स्मिथ कहते हैं, वो सब लोग जो थे यहाँ पर इस पॉपुलेशन का बल्क थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो थे वो वैश्य लोग थे हमारे समाज में। अब कुछ जो टेक्स्ट हैं, जो हमारे कुछ टेक्स्ट हैं, उसमें ये बोला जाता है कि जो क्षत्रिय थे भैया, वो रिप्रेजेंटेड तो थे, इन सभी को रिप्रेजेंट तो करते थे, लेकिन ये किनके बूते पर जीते थे, किनकी दी हुई चीज़ों पर जीते थे? दे लिविंग ऑन द ट्रिब्यूट्स कलेक्टेड फ्रॉम वैश्यास। अब ट्रिब्यूट्स वो सब कुछ हो सकता है, आप इसको टैक्स में भी काउंट कर सकते हैं, आप इन्हें काइंड्स में भी काउंट कर सकते हैं। आखिरी जो वर्ण था दोस्तों वो था आपका शूद्र वर्ण, जिसे वर्कर्स की कैटेगरी में रखा गया था, या यूं कह लीजिए कि जिनको साफ सफाई करने वाली कैटेगरी में रखा गया था। ये हमारा सबसे लोएस्ट था सोशल हायरार्की में, जो सोशल ऑर्डर था सबसे लोएस्ट पे था। और ये शूद्र था, ऐसा माना जाता था कि ये जो वर्ण है ये बाकी तीन वर्णों की को सर्व करने के लिए बनाया गया है, अपर तीन वर्ण, यानी कि जो BKVS है, इसमें ये वाला बंदा जो है इन तीनों को के यहाँ नौकरी करेगा, इनके यहाँ नौकर बन के रहेगा, ये वाला इनको नौकर बन के रहेगा। तो इनको बहुत ज़्यादा कोई रिस्पेक्टफुल वाला कोई काम नहीं दिया, साफ़ सफाई का काम दिया गया इनको, और इनको बहुत ही ज़्यादा डिट्यूरेट किया गया, इनको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था पुराने समाज में। तो ये देखिए आज भी जैसे एक औरत जो है वो, ये हो सकता है कि शूद्र समाज की, और उसको साफ सफाई का काम दिया गया है। अब यहाँ पर जो बात आती है दोस्तों वो आती है कि जो तीन वर्ण थे इनको द्विज नाम से भी जाना जाता है। द्विज नाम का मतलब होता है जो दो बारी जन्मे हो, एक बार तो जिसका फिजिकल जन्म हुआ हो, एक बार तो जिसका भाई ये कोई इंसान है इसका फिजिकल जन्म हो गया, ये इस दुनिया में आ गया, और दूसरा जब जब वो सेक्रेड धागा पहन लेगा अपनी बॉडी के ऊपर, जिसे जनेऊ कहते हैं, जिसे जनेऊ कहते हैं। ये जो धागा पहनेगा तब इसका एक एंटाइटल बोल दिया जाएगा, एक रिचुअल होता है जिसमें हम कहते हैं उपानयन। उपानयन का मतलब है एक वो परंपरा जिसमें इसको पवित्र धागा पहनाया जाएगा, जिसे हम जनेऊ कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर द्विज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति का दो बारी जन्म होगा। वो कैसे? एक बार तो वो फिजिकली जन्म लेगा, और दूसरा उसका नया जन्म तब होगा जब वो उपानयन की परंपराओं को या फिर उसके रीति रिवाज को पालेगा या कर लेगा। अब यहाँ पर जो एजुकेशन थी ये उपानयन की सेरेमनी के बाद ही शुरू होती थी। जब किसी व्यक्ति को जनेऊ धारण करवा दिया जाता था उसके बाद उसकी एजुकेशन या उसकी शिक्षा शुरू हो जाती थी। कभी कभार जो लड़कियां थी, जो महिला वर्ग था, जो लड़कियों का था, यहाँ पर इनको भी इनिशिएट किया गया था, क्या करने के लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, जो उपानयन का एज था वो फिक्स कर दिया गया था कि भाई ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण वर्ग से है तो उसकी 8 साल आयु होगी, 11 साल की आयु होगी क्षत्रियों के लिए, और 12 साल की आयु होगी वैश्यों के लिए। शूद्रों को अभी इससे बाहर रखा था एजुकेशन वाले सिस्टम से और उपानयन के सिस्टम से। अब कुछ सेक्शंस थे हमारी सोसाइटी में ही आर्टिसंस के,
जैसे कि रथकार, जो रथ का काम करते थे, रथ बनाने का, रथ की मरम्मत करने का जो काम करते थे, जिसे चारियट मेकर भी कहा जाता है, इनको बहुत ही ऊंचे पद और ऊंचे लाभ दिए गए। और इनको भी कभी कभी क्या होता था, वो जो जनेऊ धारण वाली जो सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी है, कभी कभी इनको भी बुलाया जाता था और कुछ रथकारों को जनेऊ धारण करने का मौका दिया जाता था। यहाँ पर फिर एक शब्द आता है नगर। नगर सबसे आप समझते हो, टाउन। यह भी शब्द पहली बार अपीयर हुआ इसी टाइम में, जैसे राष्ट्र शब्द अपीयर हुआ था, ऐसे ही नगर शब्द भी जो था इस लाइमलाइट में आया। अब यहाँ पर नगर शब्द से क्या समझ में आता है कि जो धुंधली धुंधली एक बिगिनिंग थी, किसकी जो शुरुआत थी टाउन लाइफ की, यहाँ से हमें दिखाई देती है कि धुंधली सी यादें हमें ऐसे दिखाई देती हैं कि टाउन की लाइफ कैसी रही होगी। नेक्स्ट बात करें अगर लेटर वैदिक रिलीजन की, यहाँ पर क्या रिलीजन यहाँ पर फॉलो किया जाता था। अगर हम वैदिक एज के एंड में देखें तो वैदिक जो पीरियड था उसका जो पीरियड था आपको याद होगा, 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, ठीक है, 1000 BC तक इनका जो टाइम था। जब इसका एंड होने लगा तो यहाँ पर एक जो सोसाइटी का एक सेक्शन था दोस्तों, वो जो प्रीस्टली डोमिनेशन हो रहा था उसको रिजेंटमेंट करने लगा था, उसका विरोध करने लगा था। क्योंकि जो उपनिषद थे वो क्रिटिसाइज करते थे किस चीज को, द कल्ट ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। जितनी भी रीति रिवाज और जो यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट ये जो ब्राह्मण लोग लेकर आ गए थे, उपनिषदों में इनको क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि भैया, इस बात पर जोर दिया था कि हमारी लाइफ में ये सेक्रीफाइसेस और ये रीति रिवाज नहीं है, हमें राइट बिलीफ एंड राइट नॉलेज की ओर बढ़ना चाहिए। यानी कि हमारा जो हमारी मान्यता होनी चाहिए वो एकदम सही होनी चाहिए और हमें नॉलेज, ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। अब ज्ञान का मतलब क्या, जितने भी लोग बात करते हैं ज्ञान की, तो वो एक ही ज्ञान की बात होती है, अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ। जो भी ज्ञान की बात करता है वो बात करता है लाइफ आफ्टर डेथ की, क्योंकि असली ज्ञान तभी होता है कि मौत के बाद क्या होने वाला है, ठीक है ना, मौत के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने इस बात पर जोर दिया, एम्फोसाइज किया कि हर किसी को नॉलेज ऑफ सेल्फ होनी चाहिए, यानी कि आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही हमारा एम होना चाहिए, ठीक है। तो आत्मा के बारे में नॉलेज आपको अक्वायर करनी होगी। उसके बाद आत्मा का जो रिलेशन है किससे, ब्रह्मा यानी कि गॉड से, ब्रह्मा गॉड से, ये हमें अच्छे से समझना होगा। क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही तो क्या होता है, हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे लाइफ में। इसीलिए हम भक्ति करते हैं, सो दैट हमें भगवान मिल जाए, ठीक है। इसीलिए हम भक्ति करते हैं सो दैट हमें भगवान मिल जाए। लेकिन हमें इसी बात को समझना होगा कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा कैसे, और मृत्यु के बाद लाइफ में क्या होना है। तो यहीं पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है कर्मा का। कई बार कहते हैं ना कि आपके कर्म ही आपको स्वर्ग या नर्क की अनुभूति करवाएंगे। तो किसी एक इंसान के जो कर्म होते हैं किसी ज़िंदगी के, वो दूसरे जन्म पर भी असर डालते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक थ्योरी ऑफ कर्मा सामने आती है। कर्मा के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कर्म कैसे हैं, ये ज़रूरी है आपके कर्म कितनी देर के लिए हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे कर्म करते हो, लेकिन उस कर्म को कितनी देर आपने अच्छा रखा, कितनी देर तक आपने अच्छे कर्म किए, इससे फ़र्क पड़ता है आने वाली ज़िंदगी पर। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक बार अच्छा काम कर दिया और आप पूरी ज़िंदगी भर कोई गलत काम करते रहो, उससे आपको कोई बेनिफिट हो जाएगा, नहीं। आपके अच्छे कर्म ही कितनी देर तक आपके साथ रहते हैं, वही डिसाइड करते हैं आपके अगले आने वाले जन्म में आपको क्या जीवन मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है, एक बारी मरने के बाद 84 लाख जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख टाइम्स जन्म लेना पड़ता है वापस से इंसानी जीवन पाने के लिए।
फिर बात करते हैं हमारे वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य जो है वो दोस्तों भरा हुआ है और बहुत ही कमाल का साहित्य है हमारा। तो जो वर्ड वेद है दोस्तों, ये पहली बार हमें सुनाई दिया, और जो वेद का है ये भाषा जो है संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत वर्ड विद से वेद बनता है और इसका मतलब होता है नॉन फॉर नॉलेज पार एक्सीलेंस, यानी कि उच्चतम श्रेणी का ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब जितने भी वैदिक टेक्स्ट हैं इनको दोस्तों श्रुतियों में बांट दिया गया है। श्रुति का मतलब क्या है? दे आर बेस्ड ऑन रेवलेशन। अब रेवलेशन क्या है दोस्तों, समझिएगा। रेवलेशन बेसिकली आप इस बात को समझ सकते हैं कि जितनी भी श्रुति हैं सुनने के आधार पर, श्रुति मतलब सुनना, बेसिकली टू हियर, इसके आधार पर इसको बांट दिया गया है, जो कि स्मृति से अलग होती है, क्योंकि स्मृति का मतलब होता है मेमोरी पर बेस्ड, आपकी याददाश्त पर बेस्ड। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। फिर अगला जो है दोस्तों, उनकी जितनी भी वेद हैं, हमारी जितनी भी वेद हैं और हमारी संहिता हैं, ये सब के सब दोस्तों हमारे आर्यन हुए, हमारे उपनिषद हुए, ठीक है, हमारे उपनिषद हुए, इन सब को जो है एक बहुत बड़ा लिटरेचर बनाकर जो है हमारे सामने पेश कर दिया है। यानी कि जितने भी वेद हुए, संहिता हुए, ब्राह्मण हुए, आर्यनक हुए, ठीक है ना, और उपनिषद हुए, ये सब मिलकर हमारे वैदिक लिटरेचर की रचना करते हैं। ठीक है। रेवलेशन का मतलब है जो आप इस बात को समझे, ठीक है। रेवलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ बहुत सालों तक राज रही हो, उस राज का पर्दा खुल गया हो। जो चीज़ बहुत टाइम तक राज रही हो, उस टाइम का पर्दा खुल गया हो। तो आपको पता ही होगा हमारे जीवन जीने का जो तरीका होता है वो वेदों पर आधारित होता है। ये सबसे पुराने हैं और ये मानव मात्र के लिए हैं। ये किसी धर्म मात्र के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए, ये इंसानी जीवन के लिए है, मानव मात्र के लिए है वेद। तो मैं आपसे सबसे आग्रह जरूर करूँगा, हमारे वेदों को ज़रूर पढ़ें और उनकी बातों पर अमल करें। तो दोस्तों फर्दर वेद को 4 हिस्सों में बांटा गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो एक एक करके अब इन सभी के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए दोस्तों, तो जो ऋग्वेद है दोस्तों, ये सबसे पुराना लिखा हुआ रिलीजियस टेक्स्ट है। तकरीबन 3500 साल पहले से लिखा गया था। उससे पहले जो था ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता था बोलकर। जैसे कोई गुरु होता था, गुरु अपने चेले को या डिसाइपल को वो ज्ञान सुनाएगा। अब डिसाइपल जो उस ज्ञान को याद करेगा और फिर जब वो एक एज को पालेगा या उस नॉलेज को पालेगा, फिर वो गुरु बन जाएगा। और ऐसे करते करते जो ऋग्वेद का जो ज्ञान था दोस्तों, वो पास ऑन किया जाता था जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और कई लाखों सालों तक ये चलता रहा। बाद में जब ये इसको लिखने की हमारे पास व्यवस्था हो गई, तो आज से तकरीबन 3500 साल पहले से लिखा गया था कंपाइल करके। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 1028 धार्मिक गीत या फिर पोएम्स या फिर भजन कह लीजिए, जिसको 1017 + 11 में बांटा हुआ है। और पूरे ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा हुआ है, जिसमें से आप एक जो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, या फिर पूछ लिया जाता है कि तीसरा मंडल क्या है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, आप सभी को पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमारा गायत्री मंत्र है, ठीक है। ये 3rd मंडल में है हमारे ऋग्वेद के। अगला शब्द जो है दोस्तों, या अगला जो वेद है वो है सामवेद। ये समन या साम ऐसे कह लीजिए, इस रूट वर्ड से बाहर निकला है, जिसका मतलब होता है मेलोडी या राग, जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेलोडीज का कलेक्शन है। इसमें आपको बहुत सारी मेलोडीज मिलेंगी। यहाँ पर भी 1063 श्लोक जो हैं या वर्सेस यहाँ पर हैं, लेकिन 99 एक्सेप्ट 99
सभी जो है वो ऋग्वेद से बोरो किए गए हैं, यानी कि 1063 में से जो 99 है वो आप इनको समझ सकते हैं कि ओरिजिनली वो करे गए हैं, लिखे गए हैं। बाकी के जो हैं वो ऋग्वेद से कॉपी किए गए हैं। इसी के अंदर कॉपी तो नहीं कहेंगे, बोरो किए हैं, लिए गए हैं इसमें से। और जो फेमस ध्रुपद राग है वो भी आपको सामवेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद। अब यजुर्वेद से हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर जितना भी यज्ञ से रिलेटेड, जितना भी यज्ञ से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, जो भी डीलिंग है, प्रोसीजर सब इसके अंदर बताया है कि कैसे कैसे एक यज्ञ को परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे जो हैं प्रोसीजर समझाए गए हैं यजुर्वेद के अंदर। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यजुर्वेद में हमें यज्ञ से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अथर्ववेद। अब अथर्ववेद जो है दोस्तों वो 20 कांड या 20 बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 711 आपके धार्मिक गीत या भजन कह सकते हैं आप। ठीक है, मोस्टली डीलिंग विद मैजिक, जादू से संबंधित है। ठीक है, जादू से संबंधित है। ठीक है, अलॉन्ग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स। अलॉन्ग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जिन लोगों को अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर वो जो इनके पास जाते हैं, बाबा बाबा के पास जाते हैं, वो जो तंत्र मंत्र करते हैं, कि अथर्ववेद के अंदर ही सब कुछ, एम्यूलेट्स वगैरह, ताबीज़ वगैरह बनाना, तंत्र मंत्र करना, ये सब इसी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, लास्ट है आपका आर्यनक। आर्यनक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फॉरेस्ट बुक्स? क्योंकि ये बेसिकली किनके द्वारा लिखी गई है? जो जंगलों में हर तरीके की मोह माया से अलग रहते हैं, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है। और वो किन के लिए रह रहे हैं, और वो किन के लिए लिख रहे हैं किताब? अपने शिष्यों के लिए, अपने चेलों के लिए। जंगल्स में ये लोग रहते हैं, उनको हर्मिट्स कहा जाता है। हर्मिट्स कौन होते हैं? वो ऋषि मुनि जो सब कुछ त्याग कर कहाँ रह रहे हैं? जंगलों में रह रहे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो आर्यनक है बेसिकली वो किसका डील करता है? इट डील्स विद द मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स बोले तो रीति रिवाज। ठीक है, रिचुअल्स के हमारे रीति रिवाज, इनसे डील करता है बेसिकली। ठीक है, अब ये जो आर्यनक है ये भी यज्ञ का विरोध करता है। ये किताब भी ये इसका सैक्रिफाइस का विरोध करता है। और ये सबसे ज़्यादा जोर किस पर देने को कहता है? मेडिटेशन पर, ध्यान पर, आध्यात्म पर। ये कहता है कि आध्यात्म की ओर बढ़ो। मेडिटेशन की ओर बढ़ो, योग की ओर बढ़ो। फिर हमारा जो उपनिषद है दोस्तों, उपनिषद के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि उपनिषद जो है वो सैक्रिफाइस का बहुत ज़्यादा विरोध करता है। असल में जो उपनिषद का मतलब होता है किसी के पास बैठ जाना। अब जैसा आपको पता ही होगा कि जो गुरु वगैरह होते थे उनके आसपास उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट्स बैठे होते थे, सो दैट जब कभी भी उनके गुरु कुछ समझा रहे हो, बता रहे हो, उनके चेले बहुत आसानी से उन बातों को लर्न कर सकें। ठीक है ना, उनके आसपास बैठ जाना। ठीक है, अब यही हमारा मुख्य आधार है, मेन सोर्स है इंडियन फिलॉसफी का। जो हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है वो हमारे उपनिषद ही हैं। और अभी तक टोटल गिनती में 108 उपनिषद हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का यज्ञ, किसी भी प्रकार का सेरेमनी को कंडेम किया गया है, विरोध किया गया है, इसका विरोध किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा स्मृति। स्मृतिज आर बेस्ड ऑन बेसिकली मेमोरीज। ये मेमोरीज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में एक्सप्लेन करता है वैदिक लाइफ के स्मृतिज के अंदर, कि भैया वैदिक जो जीवन काल था उनके अंदर यहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट निकल कर आती है यहाँ से आती है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति जो थी वो महर्षि मनु ने लिखी थी, जिसको आप कई बार मनुवाद भी कह देते हैं। महर्षि मनु थे, राजा थे एक, और इन्होंने ये लिखी थी। फिर आपकी नारद स्मृति, फिर है आपकी यज्ञवल्क्य स्मृति,
और लास्ट आपकी पराशर समिति। ठीक है, जो हमें यहाँ से याद रखनी है वो है मनुस्मृति, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि भीमराव अंबेडकर साहब ने कौन सी किताब को जलाया था, तो वो मनुस्मृति थी। अब ये डिबेट का मैटर है कि क्यों जलाया था, मुझे नहीं पता कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब को क्या ख़राब लगा, आई डोंट नो, बट उन्होंने जिस किताब को जलाया था वो था मनुस्मृति, जो कि स्मृति का मतलब है हमारी मेमोरीज पर बेस्ड जो बातें होती हैं, जो किताबें होती हैं। नेक्स्ट है हमारे वेदांग। तो वेदों के 6 वेदांग थे बेसिकली। अब यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, इट डील्स विद प्रोनाउंसिएशन, यानी कि बोलना सिखाया जाता था। यहाँ पर जो श्लोक होते थे, ठीक है ना, जो श्लोक होते थे उनको बोलना सिखाया जाता था। ठीक है, श्लोकों को बोलना सिखाया जाता था, मंत्रों का उच्चारण सिखाया जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पर व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता था, ग्रामर जिसे आप कहते हैं, व्याकरण जिसमें हमारे स्वर और व्यंजन आते हैं मुख्यतः, क्योंकि उच्चारण के लिए व्यंजन और स्वर का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और निरुक्त की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, और ज्योतिष का ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो। निरुक्त का मतलब यहाँ पर मीटर से है, मीटर का मतलब यहाँ पर आपके वेपन्स वगैरह से है। फिर हमारे कुछ उपवेद थे, वेदों के भी उपवेद थे, जैसे धनुर्वेद। धनुर्वेद में आपको लड़ाई की कला सिखाई जाती थी, लड़ना कैसे है, वॉरफेयर कैसे करना है, युद्ध कैसे करना है, युद्ध कला या युद्ध नीति आप इसको समझ लीजिए, युद्ध नीति सिखाई जाती थी। युद्ध नीति सिखाई जाती थी। फिर आपका गांधर्व वेद। गांधर्व वेद बेसिकली कला और म्यूजिक से संबंधित है। फिर आपका शिल्प वेद। शिल्प वेद बेसिकली आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, बिल्डिंग्स बनाना और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स की रचना कैसे करते हैं, घर कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में। और जो सबसे बड़ा उपवेद था दोस्तों वो था आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद जो था दोस्तों वो मेडिसिन से डील करता था। ये था हमारा लेटर वैदिक पीरियड के बारे में संपूर्ण जानकारी। और जानकारी होने के बाद दोस्तों हमने ये भी जानना है कि वैदिक काल का जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसे अंत हुआ। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आया, 600 BC तक का टाइम हम देख चुके हैं। यहाँ पर कैसे लेटर वैदिक पीरियड जो था वो उसकी यहाँ पर क्या जीवन था, ये हम लोगों ने जाना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कैसे हमारा जो बहुत बड़ा मगध एम्पायर था, जो मगध किंगडम था, वो कैसे अस्तित्व में आया। और मीनवाइल अगर यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। धन्यवाद।